सभी को मेरा प्रणाम। प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन या अनुच्छेद लेखन, इसकी अगली कड़ी में जो अगला विषय है वह है आभासी शिक्षण का दौर। मतलब ऑनलाइन टीचिंग का जो एरा चल रहा है, जो युग चल रहा है, उसे हम कहते हैं आभासी शिक्षण, या अंग्रेजी में हम कहते हैं उसे ऑनलाइन टीचिंग। जैसा कि इन चित्रों से ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है या ऑफिस में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये टीचर है, वो पढ़ा रही हैं, ये भी यहाँ बता रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ शिक्षक शिक्षिका जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो क्यों है यह दौर, क्यों आया? अगर हम बात करेंगे कि क्या लिखना है हमें, मैम हमें लिखना क्या है, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, तो इसी के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ यहाँ पर। आप किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए, किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए, मतलब अभी इसके पहले तुरंत मैंने आपको चित्र दिखाए, कई चित्र दिखाए मैंने आपको, तो चित्र वर्णन के रूप में, चित्र वर्णन के रूप में पूछा जाए या गाइडलाइंस दिया जाए, निर्देश, जो निर्देश वाक्य होते हैं वह वाक्य, वे वाक्य दिए जाएं और उन निर्देश वाक्य को फॉलो करते हुए आप अपने पैराग्राफ्स को बनाते जाइए। या फिर जैसे सीबीएसई देता है, वो संकेत बिंदु देता है। ये सीबीएसई का ही एसक्यूपी पेपर है, तो उन्होंने भी यही पूछा था अभी अपने एसक्यू पेपर में कि आभासी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया क्या होता है। आभासी शिक्षण, आभासी शिक्षण मतलब ऑनलाइन टीचिंग। इस शब्द को याद रखिए क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ये शब्द पूछा जा सकता है। और अधिगम प्रक्रिया मतलब लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। तो आभासी आभासी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, तो आपके सामने, इनके पास तो ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने संकेत बिंदु दे दिया है, तो उसी संकेत बिंदु को हम यहाँ पर ही फॉलो कर सकते हैं कि आभासी शिक्षण कब आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ, यह अधिगम प्रक्रिया कब आरंभ हुई, क्यों, क्या वजह थी। देखिए ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन मीटिंग ये सब जारी है। हम स्काइपी पर हम अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, जो दूर देश प्रदेश में रहते हैं, देश प्रदेश में रहते हैं, उनसे हम बातें करते हैं। या कभी अगर किसी को ट्यूशन क्लासेस वगैरह है तो वो भी, वो ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चे अटेंड करते हैं। लेकिन पूरी तरह से 100% पूरी तरह से ऑनलाइन में, आभासी शिक्षण में बदल जाना, तो ये कब आरंभ हुआ था? ये हमारा आरंभ हुआ था 2020 में, और मार्च के महीने में। मार्च के महीने में, कब से? मार्च के महीने से ये आरंभ हुआ था और ये आज तक जारी है। यहाँ तक कि परीक्षाएं भी अब ऑनलाइन ली जा रही है, इंटरव्यूज ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, लोगों को नौकरी भी के लिए जो इंटरव्यू दिए जाते हैं वो भी ऑनलाइन ले जा रहे हैं, बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो ऑनलाइन जारी हैं। तो आरंभ कब और कैसे, अब यह सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, दोनों में ही आप लिख सकते हैं इसका आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये इतना अस्तित्व में आया। ये सभी बातें हो गई यहाँ पर। अब टूल्स क्या है हमारे सामने, यहाँ पर टूल्स की बात नहीं की गई है, लेकिन हम लिखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन, जब आभासी शिक्षण की बात करते हैं तो हम कैसे हम इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ही चाहिए, और टैब, ये सब, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर सब उस बिजली की तो है ही है, बिजली के बिना तो ये सब चलेंगे ही नहीं। इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट अगर ना हो तो ये संभव नहीं है। इंटरनेट किस प्लेटफॉर्म पे चलेगा? वो मोबाइल पर चलेगा। फिर उसके लिए कई हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे जूम है, स्काइप है, स्कोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विद्यालय, जीसीआर, गूगल क्लासरूम्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिस पर कि ये स्कूल्स, मतलब इस तरह से शिक्षण प्रक्रिया, आभासी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया जारी है। आभासी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया जारी है। तो इसके अलावा और क्या टूल्स लगते हैं? अगर मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं एक टीचर हूँ तो मुझे एक जिसे हम कहते हैं जो पेन होता है, एक्सपी पेन, ड्राइंग, डिफरेंट ड्राइंग टूल्स वगैरह होते हैं, वो सब, उन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर माइक की जरूरत पड़ती है, कैमरे की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वस्तुओं की जरूरत पड़ती है आभासी शिक्षण के दौरान। इन सब बातों को आप लिखते हैं, यानी खर्चीला प्रोसेस आप कह सकते हैं इसे। आप कह सकते हैं कि यह एक खर्चीली प्रक्रिया है, यह एक खर्चीली प्रक्रिया है। और जिन विद्यार्थियों के पास, जिनके माता पिता के पास इतना फंड नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए जैसे इंटरनेट की सुविधा मुहैया कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल वाली बात रहती है। और उससे ज्यादा मुश्किल तब हो जाती है जब मोबाइल दिया गया है पढ़ने के लिए, इंटरनेट का भी मुहैया करवाया गया, लेकिन बच्चा पढ़ना छोड़ करके ऑनलाइन गेम्स में और इन सब में बिजी, और अपने माता पिता के
खून पसीने की कमाई को वो इस तरह से उड़ा रहा है, वो बच्चा उड़ा रहा है। तो वो ये बड़ी विडंबना की बात है कि इतना कुछ इंतजाम करके देने के बाद भी आभासी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, तो ये हम यहाँ पर हानि में लिख सकते हैं, जो बात मैंने आपसे कही। इसके बाद है कि लाभ क्या क्या है। लाभ बहुत सारे, आप लाभ अगर देखना चाहें तो आप दोनों ही पक्षों की ओर से आप लाभ देख सकते हैं कि आभासी शिक्षण के ऑनलाइन जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसके फायदे क्या क्या है। शिक्षण जो है वो बहुत ही रोचक हो गया है, बहुत ही रोचक हो गया है। कैसे रोचक हो गया है? क्योंकि पहले जो टीचर्स थे वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक तक सीमित थे जो टीचर्स, वो अब तरह तरह के यूट्यूब वीडियोस शेयर करते हैं। 360 डिग्री के माध्यम से वो जो जगह जगह अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बता नहीं रहे, आपको बोल नहीं रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं। यानी एक तरफा प्रोसेस नहीं है ये ऑनलाइन टीचिंग, जो आभासी शिक्षण है वह एक तरफा प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये दोनों बच्चे की ओर से और टीचर की ओर से, बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के रुचि से वह देखता है। अगर पहले अब लाल किला हम बता रहे हैं बच्चे को, भाई ये लाल किला, ये अकबर ने बताया, वहीं पर हमने उसको एक छोटा सा वीडियो बता दिया। लाल किले की हमने सैर करवा दी, वर्चुअल टूर पर हम ले गए। तो इस तरह से वो जो आभास होता है कि वाह हमने उसे देखा है, तो इसे ही मतलब आप वहां पर सैर करके आए हैं, तो इस तरह से वो लाल किले के बारे में या किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में, किसी भी देश के बारे में, विदेश के बारे में, जहां जाना भी संभव नहीं है हम लोगों के लिए, तो हम वहां के बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसीलिए यह आभासी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का सबसे ज्यादा फायदा यही है। फिर कई तरह के क्विजेज हैं जो हम क्लासरूम में हम नहीं करवा सकते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस, जो फिजिकल क्लासरूम जो होता है शारीरिक रूप से जहां हम बैठे हैं, तो वहां पर वह संभव नहीं है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से यह संभव है। वैसे अगर ऑफलाइन चले तो भी हम बच्चों को ये लिंक्स वगैरह हम शेयर कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, और ये फायदे हम तब भी ले सकते हैं। तो इसके बाद ये सावधानियां क्या बरतें, हानियां क्या है। लाभ की बात हो गई, लाभ और भी बहुत सारे हैं, जो भी आपको लाभ वहां पर नजर आ रहा है आप घर बैठे, लाभ में और भी हम बातें लिख सकते हैं। लाभ में और क्या बातें लिख सकते हैं कि घर बैठे आप अपनी कक्षा अटेंड कर रहे हैं, घर बैठे आने जाने का जो, जहां एक तरफ मैंने खर्चीला प्रोसेस बताया, हानि में किया एक बहुत ही खर्चीला प्रोसेस भी है, वहीं चूंकि आपको आने जाने का, कहीं अगर आपका स्कूल आप रोज आ जा रहे हैं उसमें आपको 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, ऑटो का भाड़ा जा रहा है 200 रुपया, समय जा रहा है, ट्रैफिक में फंसे, एक एक घंटे फंसे हुए हैं वापस आने और जाने में, तो आपका समय और पैसे की बचत हो रही है। समय और पैसे की बचत हो रही है। ऑन एंड एवरेज अगर 7:40 को 7:40 AM सुबह में आपको विद्यालय पहुंचना है तो आप 6 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद स्कूल की बस में बैठते हैं। पर अगर 7:40 की अब आपकी क्लास है, पहली क्लास है, तो अगर आप 7, बहुत ज्यादा कह दिया शायद मैंने, क्योंकि मैं बच्चों के संपर्क में आती हूँ जब, तो वे कहते हैं हम बस 10 मिनट पहले ही जागे हैं हम, तो 7:30 बजे भी अगर आप जाग जाते, 10 मिनट में फ्रेश होकर के आप वहां पर बैठ जाते, तरोताजा होकर के आप बैठ जाते, तो आप वहां पर अपनी क्लासेस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वहां पर। तो ये और भी कुछ फायदे हैं जो मैंने यहाँ पर बताए। इसके अलावा घर के आरामदायक और सुरक्षित माहौल में आप पढ़ाई करते हैं, घर के आरामदायक और सुरक्षित माहौल में आप पढ़ाई करते हैं। एक सेकंड। तो ये भी कुछ अन्य फायदे हैं, घर के आरामदायक और सुरक्षित माहौल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सुरक्षित और आरामदायक। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो जिससे बहुत ज्यादा कैसे बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा रेडी नहीं रखते हैं, तैयार नहीं रखते, तो जहां इसका ये एक फायदे की भी बात है, वहीं एक नुकसान की भी बात है कि बच्चे कैमरा नहीं ऑन करते हैं, सोशलाइज नहीं होते हैं, बच्चों का सामाजिक संबंध। अब हम आते हैं हानि पर कि क्या क्या हानियां हैं इनसे। कुछ ऐसी बातें जो फायदे में भी आते हैं और हानि में भी आते हैं, तो आप उसे उसी तरीके से लिखिए कि बच्चों का सामाजिक मेलजोल, एक सोशल बिहेवियर जो होता है वो बहुत कम हो गया है। सबसे बड़ी हानि जो है, मेलजोल कम हो गया है बच्चों में। सबसे बड़ी हानि ये है, मेलजोल कम हो गया। दूसरी हानि ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये खर्चीला प्रोसेस है। माता पिता ने बड़ी मुश्किल से एक मोबाइल खरीदा है और बच्चे को दिया है पढ़ने के लिए, विद्यार्थी को, और विद्यार्थी वहां पढ़ना छोड़ करके उसमें उसका दुरुपयोग कर रहा है। इसे हम कहते हैं दुरुपयोग करना। सोचिए उस पिता की क्या मानसिक स्थिति होगी जिसने कर्ज लेकर के बच्चे को लैपटॉप खरीद के दिया है। कर्ज आपको लगेगा कि अरे कर्ज नहीं लिया, लोन लिया। अरे लोन भी कर्ज ही है, बैंक से स्टडी लोन लिया, वो कर्ज ही है ना वो भी।
तो कर्ज लेकर के पिताजी ने ये सब चीजें दी हैं और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्या गुजरेगी पिताजी पिताजी पर। तो थोड़ा आप अपने पिताजी पर रहम कीजिए, अपने पेरेंट्स पर, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो कई हानियां हैं, जैसे कि सामाजिक मेलजोल कम हो गया है, इमोशनल कोशेंट, जो भावनात्मक जो जुड़ाव होता है एक दूसरे से, वो बहुत कम हो गया है। कहते हैं कि आईक्यू से ज्यादा ईक्यू इंपॉर्टेंट है, इमोशनली हमारा डेवलपमेंट बहुत जरूरत है। तो वो जो भावनात्मक जुड़ाव होता है एक शिक्षक और विद्यार्थी में, विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थियों में, जो जो पीयर होता है, तो उन लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है, कैमरा बंद करके बैठे हैं, तो भावनात्मक जुड़ाव बहुत कम हो गया है। भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा तो हम में टॉलरेंस, सहानुभूति, दया, मदद, सहयोग, ये सब भावनाएं कैसे आएंगी, कैसे किसी की मदद करना है वो सब कैसे आएंगी। तो ये सब बातों, इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो और एक बात है इसमें कि हमें, देखिए, हमारे सामने ये सारी स्थितियां हैं कि मोबाइल है, इंटरनेट है, अपने आप को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पर आपको कंट्रोल करना है अपने आप को। तो आप वहां पर अपने आप को कंट्रोल में करिए, तो ये जो हानि वाला प्रोसेस है वो लाभ में चला जाएगा। इसके अलावा बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने या मोबाइल के स्क्रीन के सामने, कौन सा स्क्रीन, मोबाइल या कंप्यूटर, या कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने लगातार घंटों बैठे रहने के कारण बच्चों की आंखें जो है वह कमजोर हो गई हैं, हो जा रही हैं, होती जा रही हैं, आंखों पर कम उम्र में ही चश्मा लगता जा रहा है। इसके अलावा एक और हानि ये है कि माता पिता को ऐसा लगता है कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, पर बच्चा क्लास में, कक्षा में ना बैठ करके, बच्चा, ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वह पढ़ रहा है, पर पढ़ाई ना करके वह कुछ और काम वहां कर रहा होता है। वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा होता है, या कोई खेल खेल रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। तो बच्चे का जो कंप्यूटर है, विद्यार्थी का जो कंप्यूटर है, वह कॉमन एरिया में होना चाहिए, अपने आपके घर के किसी कोने में नहीं होना चाहिए जहां पर वो अपने मनमानी तरीके से वह रह सके। दूसरा, आप लगातार उस पर नजर रखिए, बीच बीच में उसके पास जाइए, उससे बोलिए, बात कीजिए, पूछिए कि क्या चल रहा है, टीचर क्या पढ़ा रही हैं, मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सब सावधानियां हम बरतेंगे तो फिर, और कई तरह के लॉक होते हैं, चाइल्ड लॉक जो पॉलिसीज होती हैं, अगर हम उनको भी, अगर हम ध्यान में रखें, तो बच्चा जो है वो सही ट्रैक पर चलेगा, वो सही पथ पर चलेगा, कुपथ का चयन, कुमार्ग का चयन वह नहीं करेगा। और स्थितियां, अब हम आते हैं अपने अंतिम ये जो इसमें गाइडलाइन है, स्थिति से सामंजस्य। देखिए, स्थितियां बदलती रहेंगी, आज ऑफलाइन क्लास चल रहा है, कल ऑनलाइन होगा, परसों हो सकता है कुछ सालों के बाद फिर से कुछ ऐसे, भगवान ना करे आए, पर हम कह नहीं सकते। या हो सकता है हाइब्रिड वे में हम पढ़ाई करें, कुछ दिन ऑनलाइन चले, कुछ दिन ऑफलाइन चले। तो स्थितियों से सामंजस्य का नाम ही है जिंदगी। ठीक है, स्थितियों से सामंजस्य का नाम ही जिंदगी है। तो स्थितियों से हमें सामंजस्य स्थापित करना है, हमें स्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना है। जो जैसा चल रहा है, जो जैसा चल रहा है, हमें, एक मिनट में यहाँ लिखती हूँ, आप जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड,